हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें जो हमारा चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, उसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने ये समझा कि क्यों जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े थे। पार्ट 2 में हमने देखा कि एलपीजी रिफॉर्म्स थे क्या, ठीक है, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कैसे किया गया था, क्या वेरियस पॉलिसीज जो है वो बनाई गई थी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे WTO के बारे में, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्लस हम लोग ये देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो सही थे या नहीं थे, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है क्रिटिकली इस चीज को जो है क्रिटिकली एग्जामिनेशन करने वाले हैं बेसिकली, दैट जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है वो कैसा था, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत ही सिंपल जो है इसका काम है, नाम से समझ जाओ क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आई गेस हो गया होगा, ठीक है। पूरी वर्ल्ड में जो ट्रेड को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ट्रेड क्या, परचेज एंड सेल्स, ठीक है। अब वो आपका परचेज एंड सेल किसी भी पर्टिकुलर चीज का, इन शॉर्ट जो वेरियस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स है उसको जो भी उस पर जो वेरियस पॉलिसीज बनाने वाले, उसको जो है रेगुलेट करने वाले, ये देखने वाले कि हाँ सारी चीजें सही चल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, ठीक है। WTO क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इट इज व्हाट, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है और फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन दी नेशंस। ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन 1st of January 1995, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज GATT, जिसे हम लोग गेट बोलते हैं, दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। 1948 में जो है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड बना था एंड इसको रिप्लेस किया WTO ने 1995 में, ठीक है। ये हेडक्वार्टर्ड कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर्ड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड आप लोगों के पास में थोड़ा सा और डिटेल में जाकर जो है यहाँ पर सेंटर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पर है एग्जैक्टली। इट हैज 164 मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 96% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP, ठीक है। तो मेंबर कंट्रीज कितनी है, उसके बाद में जो है ये ऑलमोस्ट 96%, दैट मीन्स आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल GDP है, उसमें ये नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and advocating the interest of the developing world. India has kept its commitment made to the WTO. India has taken reasonable 2 steps to liberalize trade by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates. देखो WTO को किससे मतलब है, जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, बेसिकली उससे मतलब है। WTO को डोमेस्टिकली जो भी ट्रेड चल रहा है उससे मतलब नहीं है, बट जो है वेरियस नेशंस के बीच में जो ट्रेड चल रहा है उससे मतलब है, ठीक है। तो बिफोर 1991, बिफोर द रिफॉर्म्स, इंडिया में क्या चीज थी कि हम लोगों ने जो है कोटाज लगा के रखे थे एंड हाई टेरिफ्स चार्ज किया था। अब इसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फ्रीली, या हम ये बोले कि वो जो है नहीं फ्रीली हो पा रहा था, ठीक है। सो इन दैट केस WTO पर जो है, मतलब WTO के साथ में हमने ये कमिटमेंट करा था कि हाँ ठीक है, हम लोग जो है लिबरलाइज करेंगे एंड इस चीज को जो है क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने कोटास भी हटा दिए एंड जो है टेरिफ्स भी कम कर दिए, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी अपने रिफॉर्म्स में भी समझी थी इसको, ठीक है।
सो मेजर फंक्शंस क्या है WTO के? सो टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टेरिफ्स एज वेल एज नॉन टेरिफ बैरियर्स। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना इसका मेन फंक्शन है। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, बायलैटरल 2 कंट्रीज के बीच में, मल्टीलैटरल 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है तो उसको जो है प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करना, और जो भी टेरिफ या नॉन टेरिफ बैरियर है, टेरिफ यू नो टैक्सेस एंड ऑल, नॉन टेरिफ जैसे कि कोटास है वो क्या है, वो नॉन टेरिफ है। ठीक है, वहां पर टैक्स नहीं लगाया गया लेकिन फिर भी बैरियर तो था, that is what non-tariff barrier। ठीक है, to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrarily actions on trade। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर जो है ट्रेडिंग रिजाइम स्टैब्लिश करना जिसमें कि जो नेशंस हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो इन दैट सेंस व्हाट टू डू, मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द WTO, तो उनका यही है कि जो है फालतू के रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ और फ्रीली जो है चीजों को इधर से उधर क्या होने दो, ट्रेड होने दो। ठीक है, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन कैसे एनलार्ज होगा, आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड आपके गुड्स जा रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन एनलार्ज होगा, राइट। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, अगर वर्ल्ड के किसी एक हिस्से में कोई रिसोर्स है और वो बाकी जगह पर नहीं है तो इस रिसोर्स का जो है यूटिलाइजेशन पूरी वर्ल्ड कर सके। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास में प्रॉपर एक फ्री मैनर्स में ट्रेड हो रहा हो। तो ये WTO इंश्योर करता है कि जो भी वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं वो सभी लोग जो है अच्छे से क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ट्रेड के साथ साथ में ये नहीं है कि इन्वायरमेंट को गोली मार दे, नहीं, इन्वायरमेंट के लाइक एक सस्टेनेबल मैनर में जो है ट्रेड करना, सस्टेनेबल मैनर में प्रोडक्शन करना है, इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है, ये सारे जो है ये सारे आपके फंक्शंस बनते हैं किसके, WTO के। ठीक, आई गेस क्लियर है मेजर फंक्शंस ऑफ WTO। नाउ एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, शुड इंडिया बी द मेंबर ऑफ WTO? क्यों आया ये क्वेश्चन, इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हम लोग रियलिटी देखें तो जो वेरियस या आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे ये किसके थ्रू ड्रिवन है, जो डेवलप्ड नेशंस है। ठीक है, मेजर जो एम्फसिस है या मेजर हम बोले कि इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशंस पर किसका है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो उनके फेवर में रूल्स रेगुलेशंस बनवाती हैं एंड वो डेवलपिंग नेशंस के फेवर में होते नहीं है। ठीक है, अब डेवलपिंग नेशंस के लिए वो क्या हो गया, थोड़ा सा नुकसान वाली चीज हो गई है। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, और इसी के लिए जो है डेवलपिंग नेशंस को सफर करना पड़ता है कई बार, और डेवलप्ड नेशंस जो है वो बढ़िया मजे करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपके WTO उसने क्या बोला इंडिया को कि नहीं आपको जो है टेरिफ्स एंड कोटास हटाने हैं, वही ये सेम चीज US में चले जाओ, वहां पर आपका टेरिफ कोटा सब चल रहा है। ठीक है, सो अगर हटाना है तो सब जगह से हटाओ, ये थोड़ी ना होता है कि आप सिर्फ एक जगह पर हटाओ। ठीक है, so some scholars are of the view that there is no use for the developing country like India to be the member of WTO। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका कोई यूज नहीं है WTO का मेंबर होने का, ये कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशंस एंड developing countries are being cheated as they are forced to open up their markets for developed countries and are not allowed access to markets of the developed countries। ठीक है, तो जो है हम मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो फोर्स की जाती है कि आपको आपका मार्केट ओपन अप करना पड़ेगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज का मार्केट हमारे लिए ओपन अप नहीं हुआ, तो ये तो फिर चीटिंग ही हुई ना एक काइंड से, ये तो एक काइंड से क्या हुआ, अनफेयरनेस हम बोलेंगे। ठीक है, तो पार्शियलिटी वी विल से, सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए जो है कुछ स्कॉलर्स को लगता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनका कोई मतलब नहीं है WTO का मेंबर होने का। ठीक है, देन आते हैं, नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द WTO। आई गेस क्लियर है आप लोगों को WTO से रिलेटेड चीजें उतना ही पढ़ना है और ज्यादा डिटेल में हमें PhD नहीं करनी है। अब आते हैं एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसीज, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कैसे रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अच्छे रहे बुरे रहे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। आई होप सो कि आप लोग जो है अपने अपने लेवल पर कुछ पॉइंट सोच पा रहे होंगे, जो भी हम लोगों ने प्रीवियस हमारे वीडियोस में पढ़ा, जो भी हमने अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा, उससे आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, इन द सेंस जो है आपके ये जो रिफॉर्म्स ये कैसे रहे हैं। ठीक है,
कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ बुरे पॉइंट्स जो है वो सब आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत और। सो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है फेवर में रही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, एंड देन जो है उसके अगेंस्ट में भी हम लोग चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो बिल्कुल ये चीज देखने को मिली कि आफ्टर दी रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप थोड़ा फ्री कर रहे हो चीजों को, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, तो आपका जो है बूस्टअप होगी इकोनॉमी। ठीक है, तो जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर ग्रोथ हो रही है दैट मींस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो पॉवर्टी भी कम होगी। ठीक है, तो इस बेसिस से ये ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो है बहुत ही बेनिफिशियल हमें देखने को मिलेगा। So the growth of GDP was 5.6% during 1980 to 91. During 2018-19, growth in GDP is estimated at 7.2% as compared to growth rate of 6.7% in 2017-18. ठीक है, तो 1991 की बात करें दैट वाज 5.6%, उससे जो है यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, और 2017-18 में वो कम था, उससे भी ये 18-19 में इट हैज इंक्रीज। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा इतना, बट एक लॉन्ग टर्म में जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आज तक हमारी इकोनॉमी उतनी ही क्लोज्ड, उतनी ही जो है रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी होती तो आज हम जहां पर हैं वहां पर नहीं होते। ठीक है, तो ये किसका जो है इम्पैक्ट, या हम ये बोले कि ये किसका रिजल्ट है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, so during 2012 to 15 there had been a setback in the growth rates of different sectors. Agriculture recorded a high growth rate during 2013-14 but witnessed negative growth rate in the subsequent year. ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप का जो है ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। 13-14 में जो है ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का नेगेटिव था, दैट मींस डिक्रीज हुआ था। उसके पहले जो है वो हाई हो रहा था। सर्विस सेक्टर विटनेस द हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%, बहुत हाई होता है सर्विस सेक्टर। कहां से, जरा लिंक करो, आउटसोर्सिंग हम लोगों ने पढ़ा है, आउटसोर्सिंग एक मेजर जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, in 2014-15 the industrial sector witnessed a steep decline during 12-13 but began to show a positive growth thereafter. ठीक है, देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा ओपन अप कर दिया है ना इकोनॉमी को, तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है इनफ्लो हुआ है। विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है आपकी कंट्री में। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है वो कम हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है विद द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। So the opening up of the economy has led to rapid increase in foreign direct investment. ठीक है, the foreign investment FDI and foreign institutional investment, that is FDI and FII, increased from about $100 million in 1990-91 to $73 billion in 2014 to 17. This is in million, this is in billion. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मत बोलना 100 से 73 पर आ गए, मिलियन और बिलियन जरा देख कर। ठीक है, सो बेसिकली जो है इनफ्लो जो है आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम आपने तो उड़ा दिया है टॉपिक को, उड़ाया बिल्कुल नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन में कुछ नहीं होगा, हम बार बार सेम चीज रिपीट करेंगे, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी पढ़ाने में बोर हो जाऊंगी। इससे बेटर है जो चीज हमने पढ़ ली है, आई एम अज्यूमिंग आप सीक्वेंस को मेंटेन कर रहे हो और आप वो चीजों को कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, अ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, राइट? कहीं ना कहीं से अगर वो पैसा आ रहा है तो दैट विल व्हाट राइज। सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व from about $6 billion in 1990-91 to about $321 billion in 2014-15. India is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world. One of the बोला है, ठीक है, largest नहीं बोला है, one of the largest है, ठीक है। Then rise in exports, exports जो है वो भी क्या हो रहे हैं, rise हुए हैं।
So during the reform period, India experienced considerable increase in exports of auto parts, engineering goods, IT software and textiles. कंट्रोल और इन्फ्लेशन हो पाया है बिकॉज जो है प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, तो डिमांड सप्लाई का थोड़ा मैच होकर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया गया है, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. The annual rate of inflation reduced from the peak level of 17% in 1991 to around 5.48% in 2015-16. इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर के रोल बढ़ने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ी, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन के साथ साथ में सारी चीजें जो है वो क्या हो रही है, एनहांस हो रही है, ठीक है। सो अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ restrictions on entry of the private sector in areas earlier reserved for public sector have enlarged the area of operation of the private sector, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेशन का एरिया है that has enhanced, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। अच्छी अच्छी चीजें तो देख ली, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स अराइज हुई, या हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या ड्रॉबैक्स देखे हैं। तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये चीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है, दैट इज जो है आपकी वी वुड से कि आपका जो जीडीपी है दैट इज इंक्रीजिंग बट आपका एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज एक्सपीरियंस करने को मिली है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जीडीपी जो है उसको हम मतलब जो ज्यादा प्रोडक्शन है वो हम कर पा रहे हैं विद द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। रीजन बीइंग अब आपके पास में ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज एंड ऑल है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ नहीं रही है, ठीक है। इस टाइप वाली जो सिचुएशन है ना, इसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ, दैट योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट योर जॉब्स आर नॉट ग्रोइंग, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। एंड इवन ऐसे सेक्टर्स जहां पर पहले लेबर की जरूरत थी, अब वो चीज जो है वो मशीनरीज एंड ऑल करके दे रही है, तो इन दैट सेंस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बल्कि हमने क्या देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज हो रहा है। So though the GDP growth rate has increased in the reform period, but such growth failed to generate sufficient employment opportunities in the country, ठीक है। और वो इसीलिए हुआ बिकॉज ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, ड्रिवन हो गया था। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, अब आप लोगों ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन आप ध्यान ले लो, रिफॉर्म्स में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सारे रिफॉर्म्स हमने पढ़े, एक भी जगह पर एग्रीकल्चर का नाम आया, थोड़ा सा सोचो, ध्यान करो, आया या नहीं आया, नहीं आया है। तो व्हाट इट मीन्स कि एग्रीकल्चर को बिल्कुल जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया था, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हमारी कंट्री मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बेस्ड थी और हमने उसे ही क्या कर दिया, उसे ही जो है इग्नोर कर दिया। तो ऑब्वियसली दैट सेक्टर विल बी अफेक्टेड बाय दिस, और बिल्कुल अफेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमने तो ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बाहर के गुड्स आने लगे, ठीक है। अब हमने ध्यान नहीं दिया, ये चीज हो गई। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि वैसे भी बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था हमारा, एंड जो है पुअर फार्मर्स है वो इतना ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट एंड ऑल नहीं कर सकते हैं, वो अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो उनके पास में जो है इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं था, तो बहुत ज्यादा टेक्निकली ड्रिवन नहीं थे वो। अब आपने इंपोर्ट्स को अलाउ कर दिया है, बाहर से गुड्स आ रहे हैं which are of high quality plus cheap है as compared to your domestic goods, तो जो हमारे कस्टमर्स थे, हमारे जो कंज्यूमर्स है, वो लोग उस इंपोर्टेड गुड्स पर शिफ्ट कर गए और हमारे यहाँ के जो गुड्स हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, वो सेल आउट ही नहीं हो रहे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया, वो किया इवन उसके लिए जो है और भी चीजें मुश्किल बना दिया आपने, ठीक है। तो ये एक मेजर इसका फॉल आउट रहा है। The new economic policies neglected the agriculture sector compared to industry, trade and service sector.
अब इसमें क्या चीजें की गई, रिडक्शन किया गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, जो पहले पब्लिक इन्वेस्ट कर रही थी वो हटा दिया आपने, उसको कम कर दिया, आपने सब्सिडीज को रिमूव कर दिया। तो जो पहले फार्मर्स ये गवर्नमेंट के भरोसे कर रहे थे काम, अब उनके पास में मनी नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहे कुछ, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ने इसको अफेक्ट किया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपने इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल हटाए तो क्या हुआ, आपके पास में इंपोर्टेड गुड्स तो अच्छा खासा आने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स अराइज हुई। सो दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे हम, ऑलराइट, देन रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी कुछ इनकम जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज जो कोटाज है वो हटा दिए गए। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स, ठीक है। सो दीज वर वेरियस थिंग्स जिसकी वजह से वील से कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो भला नहीं हुआ, उनके लिए तो चीजें खराब ही रही। देन लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इवन दो इतना इंडस्ट्री एंड ऑल में जो है रिफॉर्म्स लेकर आए गए, लेकिन जितना ग्रोथ होना था वो नहीं हो रहा था, काफी लो लेवल था उससे। तो अगेन दिस इज अ फॉल आउट, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। व्हाट वर द फॉलोइंग रीजंस? चीपर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने रिफॉर्म्स किया, अब अभी अभी तो जो है प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा वो मिला है कि हाँ वो प्रॉपर एंटर कर सकते हैं, ये वो। एट द सेम टाइम आपने लिबरलाइजेशन में क्या किया है कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ऑल को हटाया है, तो अब जो है लोग उन इंपोर्टेड गुड्स पर ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली ये इनके लिए, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके लिए क्या रहा, उनके लिए जो है थोड़ा सा ये हम बोलेंगे कि एक नेगेटिव चीज रही, ठीक है। तो ये चीज हो गई, दैट इज चीपर इंपोर्टेड गुड्स। सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर वाज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल from developed countries. Cheaper imports replaced the demand for domestic goods and domestic manufacturers started facing competition from imports, ठीक है। Lack of infrastructure facility, हमारे यहाँ पर infrastructure was not उतना developed, ठीक है, ठीक है, हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा वो पर्टिकुलर केस था। और वहीं पर आप इंपोर्टेड गुड्स को लेकर आ गए, तो ये क्या हो गया, दोनों चीज मिलकर ज्यादा बवाल हो गया, ठीक है। नॉन टेरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, अभी अभी बात की, डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, डब्ल्यूटीओ ने डेवलपिंग कंट्रीज से तो आपके जो है आपके टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर को हटा दिए, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री से तो नहीं हटाए। वो चीज यहाँ पर हमारे जो गुड्स है वो फॉरेन मार्केट में उतने जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां पर नॉन टेरिफ बैरियर थे, वहां पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे, हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट या कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को ही एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये एक और क्या था, ये एक और जो है फॉल आउट था। अगर वहां से हमारे लिए चीजें ओपन रहती तो शायद हम जो है फॉरेन मार्केट में क्या कर पाते, उतना जो है अपनी पकड़ बना पाते, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक इसका क्या बोलेंगे हम लोग पॉइंट रहा है, ठीक है। देन इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया ना, दैट वाज नॉट इफेक्टिव, दैट वाज नॉट दैट इफेक्टिव, ठीक है, एकदम प्रॉपर्ली जो है डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। So the government has always fixed a target for disinvestment of public sector enterprises. According to some scholars, the disinvestment policy of government was not successful because the assets of PSEs were undervalued and sold to the private sector, ठीक है। देखो हर एक पर्टिकुलर जो है ना प्लान में गवर्नमेंट कुछ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेटअप करके रखती थी कि इस पर्टिकुलर ईयर में या इस 5 ईयर में जो है उन्हें इतना डिसइन्वेस्टमेंट कर देना है, लेकिन वो उतना जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके असेट्स जो है वो अंडर वैल्यूड थे, ठीक है। दैट इज कुछ जैसे कि मान लो कोई 1000 की चीज है, उसकी वैल्यू आपने 800 लगाई है, तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल अंडर वैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट को जो है इसका सही प्राइस नहीं मिला, ठीक है। मोरोवर such proceeds from disinvestment were used to compensate shortage of government revenues rather than using it for development of PSEs and building social infrastructure in the country। और ये जो भी रेवेन्यू इससे मिलता था वो मेजरली यूज किया जाता था ये जो आपके वेरियस गवर्नमेंट का जो डेफिसिट था ना उसको कंपनसेट करने में, ठीक है। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में इसको यूज किया जाता था, बट अगर यही सेम मनी यहां से लिया और किसी डेवलपमेंट के लिए डाल दिया तो वो वहीं का वहीं उसका बहुत ही इफेक्टिव यूसेज हो जाता और जो है आपकी इकोनॉमी में भी हमें ग्रोथ काफी और ज्यादा हाई स्टेज पर देखने को मिल सकती थी, ठीक है।
देन इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया था, जो टैक्स रेट है उसको कम किया गया, ये सोच के कि ज्यादा जो है टैक्स पेयर्स आएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ है। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था, उसी टाइम पर बताया था, वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन to generate Raj revenue and to curb tax evasion, but it did not result in increase in tax revenue of the government. Tariff reduction decreased the scope for raising revenue through custom duties. ठीक है, जो tariff reduction कर दिया उसकी वजह से अब क्या हो गया कि वहां से जो रेवेन्यू आ रहा था अब वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो स्कोप कम हो गया गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं बट हम बोलेंगे गवर्नमेंट जो है डेफिसिट में है, वहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, टैक्स रेट को कम करने से ये रेवेन्यू और कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम और ज्यादा हुई कि गवर्नमेंट का जहां से कुछ रेवेन्यू आ रहा था वो भी अभी कम हो गया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कि ये डेफिसिट और बढ़ सकता था। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है, जो टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो उससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, लेकिन यहां से जो उन्हें मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल सकता था उसका स्कोप क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फॉल आउट है इसका। ठीक है, तो यहां से जो है रेवेन्यू के जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है दे हैव डिक्रीज्ड एंड एक्सपेंडिचर्स तो हाई थे ही, तो बजटरी डेफिसिट जो है उसमें हमें थोड़ा सा क्या देखा, प्रॉब्लम देखने को मिली। Then unbalanced growth. So growth has been concentrated only in some select areas in the service sector rather than the vital sectors such as agriculture and industry, which provide livelihood to millions of people in the country. एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत सारे लोगों को काम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर एक ही सेक्टर है, मतलब हम ये बोलेंगे कि 3 में से एक पार्ट इज सर्विस एंड बाकी के आपके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसमें अगर हम लोग मेजरली बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, येट एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने नेग्लेक्ट किया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, वो और डाउनफॉल में गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, उसके रीजंस अभी अभी हम लोगों ने देखे। उसके बाद में सर्विस सेक्टर वाज ग्रोइंग, नो डाउट इट वाज ग्रोइंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑल की वजह से इट वाज ग्रोइंग, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर के ग्रो होने से क्या होता है, अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो आपको सब कुछ ग्रो करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। सो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ यहाँ पर बताता है। All right, so these were some of the criticism of what economic reforms. तो in short we can say कि ठीक है economic reforms were necessary, लेकिन अगर ये कुछ जो चीजें हमें देखने को मिली अगर इन पर ध्यान दिया जाता तो ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती। ठीक है, तो और ज्यादा जो है अच्छी ग्रोथ हो सकती थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर नहीं होते स्टूडेंट्स तो आज भी जो है हम जितना ग्रो कर रहे हैं उतना नहीं कर पाते। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना वाज गुड, लेकिन थोड़ा सा और विजिलेंट होके और थोड़ा सा जो है ना अच्छी पॉलिसीज एंड ऑल बनाकर और ज्यादा इसको अच्छा किया जा सकता था। ठीक है, तो देखो लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड जो इनका क्रिटिसिज्म एंड इनके जो है अप्रेजल की जो चीजें वो हम लोगों ने देख लिए। अभी चैप्टर का एक मेजर पार्ट बचा है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ठीक है, उसको हमें छोड़ना नहीं है, तो डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी को वील सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि अनअकैडमी पर जो सीयूईटी के बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। सीयूईटी के बैच में आपको जीटी, लैंग्वेज सबके बैचेस मिलेंगे, प्लस अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो ह्यूमैनिटीज डोमेन है उसका भी बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो बाय यूजिंग द कोड साक्षी वी। ठीक है, SAKSHIV। इसके अपार्ट क्लास 11th में वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। डेडिकेटेडली आपके ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं जहां पर आपके वेरियस एजुकेटर्स आपको जो है वेरियस सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, और एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए डू यूज कोड साक्षी वी, SAKSHIV।
इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो कब आएगा, कौन से एजुकेटर आपको किस टाइम पर किस वीडियो में मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड इस पार्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।